ठीक है। पीपीटी तो उसने अपने आप ही निकाली, बट ये है कि मेरे को अब जैसे हम एक ही पीपीटी कर रहे हैं पिछले ये 2-3 साल से, तो आई थॉट ऑफ कि इसको वापस थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। हम्म। इस कारण से मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था। हम्म। मेरा वाला कंटेंट तो मिलता नहीं है ना, तो उसके सही है। रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट मिल जाए तो देन इट बिकम्स लिटिल इजियर। तो हिंदी में कंटेंट जो है वो तैयार करना बड़ा टिपिकल टास्क होता है। इसमें हिंदी में भी आप कर सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट हिंदी में डाला। हम्म। मेरी स्लाइड। आयुर्वेद जीवन और चिकित्सा का दर्शन है, दिखाई दे रहा अब इसका लुक एंड फील देखिए। ठीक है सर। है। बहुत अच्छा है। और मैं इससे अब मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ना एक सबसे बड़ा जो सपोर्ट क्या है, मेरे पास एक पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो कि मेरा मतलब जैसे मैं ये क्लास करता हूँ जूम क्लास के तौर पे, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करता जाता हूँ, तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी रेडी है। आई जस्ट हैव टू मेक अ टाई अप कि लेट से मुझे कल सुबह 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है थ्रू दिस अप्रोच ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम्म। मैं उसको कल सुबह कर सकता हूँ। तो मेरे पास इतने सारी चीजें बिल्कुल रेडी रखी हैं, बट मेरे को कभी ध्यान ही नहीं रहता था। तो आई रियलाइज कि मैं कब तक अपने गियर नहीं चेंज करूंगा, लेट मी गेट बैक टू माय प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। तब फिर मैं पिछले 4-5 दिन से जुटाऊंगा। अब ये है कि हाँ, आई टेक मैक्सिमम वीक मोर, बट ये मेरा काम प्रिंसिपली पूरा हो जाएगा। तो जब आप आएंगे मेरठ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या और चीजें हैं मेरे रजिस्टर के अलावा। रजिस्टर तो शुक्ला जी ने देख लिए, बाकी जो काम मैंने करा उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा हुआ है। जी। तो पहले तो कल के क्वेश्चंस वगैरह के हिसाब से कर लें। हम्म। कल सर एक वो क्वेश्चन वहाँ अटक गया था जब हम शुरुआत में ही वो राधा कृष्ण की पिक्चर के लिए डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने कहा था कि यहाँ पे जो बांसुरी है वो एक अलग ऐसे करके फिर वो बात कट गई थी, और फिर क्या वो क्या क्या, फिर बांसुरी का से फिर जिक्र है। से बताइए। कल जब वो राधा कृष्ण का वो युगल स्वरूप की डिस्कशन चल रहा था ना, जी तो उसमें बांसुरी का जिक्र आया था, जी लेकिन जी फिर जी। वो दूसरे टॉपिक पे चला गया। और एक अर्धनारीश्वर और जो राधा कृष्ण है, तो आपने कहा कि अर्धनारीश्वर और जो राधा कृष्ण है वो को एग्जिस्ट करते हैं। तो अर्धनारीश्वर में और को एग्जिस्टेंस ऑफ राधा कृष्ण में क्या डिफरेंस है? एक्सीलेंट। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी। जी। देखिए, हमने इनिशियली जो डिस्कस करा था वो कैसे डिस्कस करा था कि एक सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में प्राण और रई, ये दो थे। हम्म।
नहीं, ये ओरिजिनली यही डिस्कस करा था ना, इसमें तो कोई डाउट याद नहीं है ना नहीं नहीं। उसमें तो। कि हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में प्राण हम कहते हैं जितनी लाइट सूर्य से हमारे ऊपर आती है और जितना मोमेंटम सूर्य से हमारे ऊपर आता है, ये सोलर सिस्टम की वजह से जो है, ये प्राण और रई का एक अंश मात्र है। अब मैं अगर इसको सूर्य को सोलर सिस्टम की बजाय यहाँ पे यूनिवर्स लिख देता हूँ, तो यूनिवर्स जो है उसका जो प्राण और रई होगा, और मतलब टोटल लाइट पूरे यूनिवर्स की वजह से और टोटल मोमेंटम पूरे यूनिवर्स की वजह से, इस यूनिवर्स का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, हम्म पॉइंट जीरो, जहां से ये हम्म उत्पन्न होता है, उस पॉइंट पे जो प्राण और जो रई, उसको हम कह देते हैं L0 P0। सर आप कुछ लिख रहे हैं? आपको स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? नहीं, नहीं नहीं वो नहीं नहीं, पीपीटी दिख रही है पीपीटी सिर्फ। दिख रहा है। अरे, मैं इसीलिए तो पूछ रहा था मेरा स्क्रीन का। पीपीटी चली गई। अभी जूम दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख पीपीटी, अभी भी पीपीटी दिख रहा, रही है। पीपीटी ही है सर। अभी हाँ अब आ गया, अब आ गया सर। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था प्राण और रई, हम्म पूरा यूनिवर्स, मतलब सोलर सिस्टम पे हमने इसको कैलकुलेट करा था। सोलर सिस्टम के आधार पे इस सोलर सिस्टम में अर्थ को कोई घुमा रहा है बहुत ऑप्टिमली, पहला पार्ट। और एक उस पे लाइट आ रही है, लाइट जो उसकी सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, इनकी वजह से जो टोटल लाइट आ रही है, उसको हमने बोला सोलर सिस्टम लाइट। और रई को हमने बोला कि जो पूरे सिस्टम को जो है मोमेंटम दे रहे हैं, उस मोमेंटम को देने वाला सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ये याद है आपको हम्म शुक्ला जी? हाँ याद है सर। हाँ। अब इस, प्राणोपनिषद। हाँ, प्रश्नोपनिषद का ये वाला पार्ट था। इस पार्ट से हमने जब आगे एक्सप्लोर करा, तो हमारे पास लाइट बिकॉज ऑफ यूनिवर्स और मोमेंटम बिकॉज ऑफ यूनिवर्स आया। इसको भी और फर्दर चेक करा तो लाइट बिकॉज ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट जीरो एंड मोमेंटम बिकॉज ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट जीरो। और जब हम्म पॉइंट जीरो है तो दूसरा तीसरा पॉइंट हमारा बैठेगा लाइट बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट इंफिनिटी एंड मोमेंटम बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट इंफिनिटी। यहां तक ये पूरा मैथमेटिकल मॉडल था कि हमारे पूरे सिस्टम में जो सौर ऊर्जा जो है, जो भी सूर्य से लाइट किसी भी बॉडी के ऊपर जाकर शिफ्ट होके वापस हमारे पास आती है, वो टोटल लाइट को, और जो पूरा मोमेंटम है, मतलब अगर मैं बोलूंगा कि पृथ्वी क्यों घूम रही है, तो बोले पृथ्वी इसलिए घूम रही है क्योंकि उसको घुमाने के लिए सूर्य है, चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु हैं, ये फोर्स का सिद्धांत होता है। और इस आधार पर जो है ये पृथ्वी घूम रही है। अब क्या सिर्फ अकेले एक सौर मंडल से पृथ्वी घूम रही है? बोले नहीं, ये तो प्रकट में फोर्स है, अप्रकट फोर्स पूरे ब्रह्मांड का है जो इसको स्थिर और संतुलन दे रहा है। ये हमारे 3 पॉइंट्स के हिसाब से था। तो अगर सौर मंडल के अंदर ये चीज है, तो अखिल ब्रह्मांड में किस प्रकार से पूरा प्रकाश है? आप यही मानोगे ना कि पूरा ब्रह्मांड में जो भी प्रकाश है उसके सारे सितारों को मिलाकर है, और जो पूरे ब्रह्मांड में चीज चल रही है वो भी सारे ब्रह्मांड की वजह से ही है।
तो उस आधार पे हमने दो पॉइंट आइडेंटिफाई करे, एक एलयू और पीयू। ये याद है आपको? हम्म। जी। इसमें कोई चीज का डाउट? नहीं नहीं। नहीं सर। ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ, पढ़े लिखे और अनपढ़ के हिसाब से, जो पढ़े लिखे गुरुजी थे उन्होंने अनपढ़ को समझाने के हिसाब से इस पॉइंट को, जिसको लाइट ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, उसको उन्होंने विष्णु कह दिया। और जिसकी कारण एक एक ब्रह्मांड में एक एक चीज घूम रही थी, उसको पढ़े लिखे गुरुजी ने अनपढ़ शिष्य को समझाने के लिए लक्ष्मी कह दिया। जहां से ये अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न होता था उसको यहाँ पर ब्रह्मा कह दिया। और जहां पर उस पॉइंट जीरो के ऊपर जो चला रहा था पूरे सिस्टम को, उसको उन्होंने सरस्वती कह दिया। उसी तरह से जहां से ये अखिल ब्रह्मांड जो है विलीन हो रहा था जहां जाकर, उसको शिव और सती कह दिया। ठीक है जी, यहाँ पर कोई चीज का प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं। अब जब ये वाला पूरा सिस्टम सामने आया, तो वहां के बाद हमारा जितना भी पुराण सिस्टम है या वेद का जो सिस्टम जो है, वो बाकी रिलेशनशिप बताने लगा। सती के पिता ये थे, सरस्वती के पिता ये थे, लक्ष्मी ये थी। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं, और लोग इनको फिजिकल बॉडी के तौर पे देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। इनकी सारी कहानियां बन गई। जितनी भी कहानियां थी, मैं उसमें नहीं जा रहा था डिबेट में, बट क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ब्रह्मांड के पूरे क्रिएशन के रहस्य से संबंधित था, या ये लोकल कोई घर परिवार मोहल्ले की कहानी थी? हम्म। बताइए। वो तो ब्रह्मांड से संबंधित था, उसकी मोहल्ले की कहानी तो नहीं थी। तो जब ये ब्रह्मांड से रिलेटेड था, कॉस्मोलॉजी इसका एस्पेक्ट था, तो इसमें जो है आप कोई भी एलिमेंट पाप का कैसे बताएंगे? ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया, ये कैसे समझाएंगे? अगर कॉस्मोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखते हैं तो संभव नहीं है। अब मुझे अगर इसमें कोई संभोग की प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करना है, वो इसमें कैसे समझाएंगे? ब्रह्मांड में कोई संभोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहले तो हम वो क्लैरिफाई कर लेना। पॉसिबल है, नहीं है? तो नहीं है। गुरुजी जो थे, जो कॉस्मोलॉजिस्ट थे, अब हमारे यहाँ गुरुजी किस किस को कहा गया? लोमश ऋषि को। लोमश लोमश ऋषि ऋषि। की कितनी आयु कही गई है? लोमश ऋषि की आयु कही है कि जब एक ब्रह्मा मरता था, तब वो लोमश ऋषि वो उनके संतान होने के कारण अपना छाती का एक बाल तोड़ते थे और एक कमंडल में डाल देते थे। इस प्रकार उनकी छाती पे अभी जो बड़ा वाला रुपया का सिक्का जो होता है, उतने बाल ही खाली हुए हैं, और लोमस ऋषि के पूरे शरीर पे बाल ही बाल है। अब मैक्सिमम बाल कितने हो सकते हैं? जितनी नाड़ी है उतने बाल हो सकते हैं। तो लोमस ऋषि के शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,202 बाल हो सकते हैं मैक्स, क्योंकि उतना ही वो उसका रेफरेंस कहा गया है। अब जब जब वो एक व्यक्ति मरता है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? हमारा एक चतुर्युगी जो है वो ब्रह्मा का दिन होता है, और एक चतुर्युगी युगी की रात होती है। तो 43,20,000 वर्ष का उनका दिन होता है, 43,20,000 वर्ष की उनकी रात होती है। तो अहोरात्र का मतलब होता है 43 43 46,40,000 जो है, उतने लाख वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन मुझे डिफाइन करना होगा, तो 360 दिन इंटू, तो 360 दिन से एक दिन को मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो उतने नंबर ऑफ वो हो गए, क्या कहते हैं, ईयर। अब 1000 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु थी, तो 360 इंटू 1000 करके मैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक जो है वो ब्रह्मा जी का वो मानता हूँ। तो ये मेरे यहाँ इतिहास दे रखा है। अब ये ब्रह्मा जी जो है जब मरते हैं तो उनका संतान जो है वो एक बाल तोड़ के एक तरफ डालता है, तो अभी छाती बराबर बाल टूटे हैं, इतने ब्रह्मांड के प्रोसेस हो चुके। अब लोमश ऋषि जो हैं वो उस कॉस्मोलॉजी के आधार पे अखिल ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो किस प्रकार से उनकी संतान हुए मुझे नहीं पता, पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कॉस्मोलॉजी के आधार पर उस अखिल ब्रह्मांड की सारी संरचनाओं को ध्यान से देख रहा है। अब ये जो पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है, इस पिक्चर के अंदर अखिल ब्रह्मांड की इस यहाँ पर जो है मैं ब्रह्मांड का निर्माण की प्रक्रिया को डिफाइन कर देता हूं शिव रूप में कहकर, और यहाँ पर उसको सती रूप में या मतलब किसी भी तरह से स्त्री रूप में मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। अब ये पूरे ब्रह्मांड में जो उत्पत्ति परक या सिंहार संहार परक जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर आपको पूरे ब्रह्मांड को 2 पार्ट में बांटना है। आप कैसे बांटोगे? अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट जो है वो आधा शरीर स्त्री का आधा शरीर पुरुष का है, बट क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है? नहीं लगता। तो ये जितनी भी कहानियां हैं, ये सारी कहानियां हमारा जो दिव्य ज्ञान था उसका विभक्त स्वरूप है। बट चक्कर प्रॉब्लम विभक्त स्वरूप की नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि गुरुजी पढ़े लिखे थे और चेला पढ़ा लिखा नहीं था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि कम से कम इसे कहानी याद तो रहेगी, अगर इसे मैं सौर मंडल के रहस्य गिनाना शुरू कर दूंगा तो ये वैसी पागल हो जाएगा और बाकी किसी को ये क्या बताएगा। तो उन्होंने उसको एक रोचक कहानी के रूप में प्रेरित कर दिया, और रोचक कहानी जो है उस आधार पर वो जो शिव और शक्ति जो है उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप आ गया कि भाई आधा शरीर स्त्री का है आधा शरीर पुरुष का है। जब ये वाला पार्ट मैंने राधा कृष्ण का जो मतलब राधा कृष्ण की जो परिभाषा कही जाती है वो प्रेम के तौर पे कही जाती है। वो प और र जो है वो इस प्रकार से वो प्र बनता है। मतलब अगर आप प्र को बनते हुए देखोगे तो उसमें आपको जो है एक प पूरा दिखेगा और एक र पूरा दिखेगा। अर्धनारीश्वर में आपको आधे आधे दोनों दिख रहे हैं, मतलब दोनों अपने संपूर्ण स्वरूप से आधा भाग इसका और आधा भाग उसका इस प्रकार से दिख रहा है। राधा कृष्ण के उसमें प्रोसेस में आपको राधा जी भी पूरी दिख रही हैं और आपको कृष्ण जी भी पूरे दिख रहे हैं, और वो दोनों सम्मिलित स्वरूप में भी पूरे दिख रहे हैं। ये दोनों सब मतलब दोनों एस्पेक्ट का ये ब्यूटी है। एक ठीक है में सर। सिर्फ आधा ही दिख रहा है, आधा दिखने के कारण वो विभत्स दिख रहा है, एक में दोनों ही पूरे दिख रहे हैं और एक्चुअली भी दोनों ही पूरे हैं। वो मतलब ये कहानी के तौर पर हो गया, क्योंकि टेक्निकली आधा आधा शरीर पॉसिबल ही नहीं है। जब मैंने इस आधार को समझा तब मैंने पहली बार जो है, अब मेरे लिए तो बड़ा सब कुछ सिंपल था, भाई विष्णु को समझाइए शिव को समझाइए या ब्रह्मा को समझाइए, सब में कॉमन एलिमेंट जो है वो षटकोण का शाह है। लक्ष्मी को सरस्वती को सती को किसी को समझाइए, उनका कॉमन एलिमेंट ये है। तो जब मैंने है। इसको देखा कि ये आधे आधे के तौर पे, तब मुझे समझ में आया कि मुझे तो इसको देखना ही इस तरीके से है, अक्षर ही मेरा इस तरह से है ये। अब जब हम उस बांसुरी को बजाने की प्रक्रिया देखते हैं तो बांसुरी में 2 हाथ होते हैं। वहां पर उस बांसुरी को बजाने के लिए जो 2 हाथ हैं उसमें एक हाथ राधा जी का है और एक हाथ कृष्ण का है, और कृष्ण फूंक मार रहे हैं। हम्म। तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे ज्यादा जो डेक्सटिरिटी है उसकी रिक्वायरमेंट भी ऐसी है कि आप इमेजिन करो कि कोई आपके शरीर में प्राण फूंक रहा है, क्योंकि यही तो 2 हैं।
आप उन्हें शिव शक्ति मानो, ब्रह्मा विष्णु मानो, कुछ भी मानो, पर आपके भीतर प्राण फूकने वाले तो यही दो हैं। और ये दो भी जो है, बांसुरी ऐसी बज रही है लाजवाब, मतलब मैं मेरे शरीर को बांसुरी मान लूं थोड़ी देर। ये मेरे 9 चक्रा जो हैं वो वही बांसुरी के छेद हैं। और ये चक्रा चलने का मुख्य कारण वही बांसुरी बजाने वाला है। हम्म। तो जब भी आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, उस बांसुरी के तौर पे करें, जिसको कृष्ण लक्ष्मी या राधा कृष्ण जो भी हम माने उस पार्ट पे, उस तरीके से वो बजा रहे हैं। तो आप अपने जीवन को थोड़ी देर के लिए जब जब कभी किसी भी स्थिति में ऑब्जर्व करोगे, आपको उसकी विलक्षणता अपने आप समझ में आ जाएगी। हम्म। जब आप अपने आप को देखें, या एक चित्र सामने रख लें जिसमें कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं हम्म। और राधा कृष्ण खड़े हैं, तो वो जो पार्ट है वो पार्ट बहुत ही जबरदस्त है। और जब मैं बाकी जगह ये अर्ध नारीश्वर वाला कॉन्सेप्ट देता हूँ, तो भी मतलब अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये दोनों अपने आप में कंप्लीट है। बट किसी ने वो डिपिक्शन समझाने के लिए, और प्राइमरली कोई खुसरो का इतिहास जो है बनाने के लिए, उन्होंने इस पूरे पार्ट को एक विभत्स रूप दे दिया है, उतना ही खूबसूरत। जब जब कभी आप बांसुरी को देखें, आप तुरंत मानिए कि ये मैं हूं। और ये जो है, इसको जो बांसुरी के छेद में उंगली दबा दबा कर स्वर निकल रहे हैं अलग, वो राधा जी की या लक्ष्मी जी की, या लक्ष्मी सरस्वती जी सती जी का सम्मिलित स्वरूप क्या है, वो तो किसी को भी नहीं पता। जिनको पता है वो सुनते ही हैं अपने उससे। तो हमारे यहाँ जब लोमश ऋषि कहते हैं या कश्यप ऋषि कहते हैं, तो ये लोग वो हैं जिन्होंने उस प्योर कहानी को देखा है, और अपने साक्षात्कार उन्होंने बताए। उस कारण से जिसको बताए वो उनकी संतान थी, और वो संतान जो है उसकी प्रक्रिया से वो हाईलाइट कर रहे थे। कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत है। तो सर जब इसमें जैसे बैठा ये हूं ना, वहां भी सामने जो है वो राधा कृष्ण ही है ना ऊपर, मेरे तो ऐसा आ रहा है आंसू ही आंसू जैसे बैठे बैठे। लेकिन सर जो इसमें पै और रह है, ये प्राण का पै है और रह का रही का रह है। हाँ, अरे अरे। हमारे यहाँ एक टर्म कही गई है, परा। हम्म। परा मतलब जो कुछ भी समझ में नहीं आए। अब जैसे इस समय अगर आप अपने आप को परा के तौर पर देखना शुरू करें, तो आपकी आंखें कितनी चीजें देख रही हैं, आपकी नाक कितनी गंध को अपने भीतर लेकर जा रही है, कान कितने शब्द को अंदर कर रहे हैं, श्वास कितनी और आस्पेक्ट में चल रही है। ऐसे करके आपका शरीर 5 इंद्रियों के, स्थूल शरीर में, 5 इंद्रियों के सूक्ष्म शरीर में, और 5 इंद्रियों के कारण शरीर में बटा हुआ अनगिनत डेटा को इकट्ठा कर रहा है। जो अनगिनत है वो परा है। उस परा में प और र जो है वो ये प्राण रही और ये सारे के सारे प्रोसेस पे आता है। इसको प भी शायद इस वजह से यूज करा होगा क्योंकि ये वायु तत्व है। तो वायु तत्व के कारण जो है, क्योंकि वायु से ही टच एंड फील पता चलता है, तो इस कारण से इस प्रक्रिया को हम ले सकते हैं कि हाँ ये वाला पार्ट जो है। बट काम करने के तौर पर अगर बोलेंगे तो मतलब फिनोमिनल वर्क इज रिक्वायर्ड। तो उसको उसी चीज के आधार, अच्छा होता क्या है, ये मुझे कब समझ में आया कि ये कहानी ऐसी होगी। मैं एक दफे महाभारत के प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान से पढ़ रहा था। तो महाभारत के टाइम पे उन्होंने क्या बोला वेद व्यास जी के लिए, कि भाई वेद व्यास जी ने महाभारत के टाइम पर ये बुलाया अपने शिष्यों को कि भाई मैंने तो ये ग्रंथ पूरा लिख दिया, एक बहुत भयानक युद्ध होने वाला है जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मैंने जो है ये पूरा एक महाभारत करके या पुराण करके ग्रंथ लिखा है। इस पुराण को
तुम पांचों शिष्य, उनके 5 शिष्य थे, एक को सामवेद, एक को ऋग्वेद, एक को, ऐसे करके उन्होंने वो सारा स्ट्रक्चर बनाया। और एक शिष्य जो है उनका, जो कैटेगरी में सबसे कमजोर माना जाता था, उसको उन्होंने जो है वो नाट्य शास्त्र जो है वो बता दिया। अब ये जो शिष्य था जिसको कि ये नाट्य शास्त्र का पार्ट पता था, और जो वेद वाले शिष्य थे उनके, आज आपकी जानकारी में कितने लोग हैं जो वेद के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं? बस जी, आपके लेक्चर सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है मैं जिनसे मिला हूं उनसे दिल का नहीं मिला। कुछ नहीं पता कुछ भी। ठीक है। इसलिए मैं तो कह नहीं सकता। तो जितने, तो जो शिष्य वेद पढ़ाने वाले थे वो आज तक नहीं पढ़ा पाए, लेकिन आप पुराण पढ़ने वाले कितने लोगों को जानते हैं, पढ़ने सुनने वाले हिसाब से? तो पुराण जो बहुत। है वो आज तक चल रहा है, वेद का जो पार्ट है वो नष्ट हो गया। इसलिए वो, जब मैं वो बुक पढ़ रहा था, हिंदू धर्म शास्त्र करके वो बुक थी, जो ओरिजिनल इटाइमोलॉजी से रिलेटेड थी, वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ था कि कलयुग में वेद के मंत्र काम नहीं आएंगे, तंत्र के मंत्र काम आएंगे। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है कि वेद के मंत्र काम आएंगे और तंत्र के नहीं आएंगे, इसमें मूल आधार क्या है? तो वेद के मंत्रों में से षटकोण का शाप पूरी तरह से हट गया, तंत्र के मंत्रों में से षटकोण का शाप पूरी तरह से नहीं हटा। तब मुझे प्रक्रिया समझ में आई। वेद की मात्राएं पूरी तरीके से वो लोगों के ध्यान से बाहर चली गई, तंत्र की मात्राएं अभी भी जागृत हैं। तो मात्राएं, 16 मात्रिकाओं की जो प्रक्रिया थी वो जागृत होने की वजह से हमें अभी तक पता थी। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो किसी का भी मैं कंप्लेंट नहीं करता। मैं कहता हूँ हमें बनना ऋषि है, और हम क्या बनने के लिए तैयार हो रहे हैं अपने आप को आत्म आध्यात्मिकता के टाइम पर, वो पूरा का पूरा पार्टी बेकार हो गया। मुख्य पार्ट, उस पार्ट को खड़ा करने की जरूरत है। ये मेरा मेन पार्ट है। अगर प्रत्येक व्यक्ति ऋषि बनने के लिए प्रेरित ही नहीं होगा, और हम छोटी छोटी चीजों में, अभी इतने पैसे जुड़ जाएं, अभी उतने पैसे जुड़ जाएं, वही सब करते रहते हैं, वही सब सोचते रहते हैं। एक दफे उठ के भगवान के नाम पे आप चलना शुरू करो। मुझे तो 13 साल हो गए, किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ आता है। मैंने जितने काम करे हर काम में निष्फल हुआ, हर काम में। मतलब मेरे पास उस समय शायद जितनी भी सेविंग थी 2011 में, जब मैंने जॉब छोड़ी थी, तब जॉब मतलब मेरी सैलरी भी 2 लाख रुपए की रेंज में थी। उस स्थिति में, और अपने ही घर में रहता था, वैसा कोई खाने पीने का शौक नहीं था कि मैं बोलूं कि हाँ। उस स्थिति से लेकर और आज की स्थिति तक मैं देखता हूं जब अपने आप को, तो जितनी पूंजी मेरे पास थी, जितनी मैं किसी से मैक्सिमम तौर पे उधार ले सकता था, मैंने वो सारी स्वाहा कर दी। वो एजुकेशन कंसल्टेंट और स्कूल टीचर, मतलब स्कूल बनाया, सब कुछ करा, पूरा वेंचर फेल हुआ, और मैं आज तक सरवाइव कर रहा हूँ। तो अगर आप उसके हिसाब से निश्चित होके चलना शुरू करें, ये हो ही नहीं सकता। आपकी आपकी मान्यता हो जाती है। अगर आप उसे अपना माता पिता के तौर पे देखते हो, तो आप कहते हो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी क्या है, उसके माता पिता ही उसकी जिम्मेदारी लेंगे ना। हम्म। बट वो जिम्मेदारी वाला पार्ट जो है, मैं 13 साल से टेस्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड को भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोलूं कि हाँ भाई मेरे को इस चीज के लिए 100 रुपए चाहिए थे और मेरे पास 20 रुपए हैं। ये मैं बताना समझाना चाह रहा हूँ। कभी कुछ नहीं बिगड़ा। और मैंने जितने, मतलब मेरे साथ के प्रोजेक्ट्स में तो बहुत सारे लोग आए, अच्छी सैलरी थी, तो लोगों को ये तो था ही कि काम करने के तौर पे मैंने बड़े बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट सेल करने खड़ा हुआ। मतलब हर वो काम जो मैं करने के लिए खड़ा हुआ वो नहीं चला, और ये वाला काम जो है मैं बिल्कुल आधे मन से करता था, और वो चलता चला गया। अभी कोविड तक मेरे फिजिकल सेशन होते थे, 2020 तक का जो पीरियड था, 19 तक का, तो मैं दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद,
ऐसे करके मैं जाता था और फिजिकल सेशन करता था। उससे पहले मार्केटिंग करता था, जिसको हीलिंग करवानी है या उससे रिलेटेड प्रक्रिया को समझना है उनके लिए सेशन करता था। कोविड आया, वो भी बंद हो गया। तो मतलब इतनी खुंदस आ रही थी मेरे को, मैंने कहा ये करना क्या चाह रहा है ऊपर वाला, बिल्कुल जो है घर बिठा के ही रोटी खिलानी है, क्या करना है। लिटरली घर बिठा के रोटी खिलाई। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ, ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल डिफरेंट प्रकार की है। ये जो ऋषि व्यवस्था है, ये तंत्र, एक दफे ऋषि तंत्र समझ में आना चाहिए। एक दफे ऋषि तंत्र समझ में आ गया, आपके काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही पक्ष कह रहा हूँ। एनीवेज, ये तो, बट ये है कि आपने एक अच्छा टॉपिक छेड़ दिया, मुझे बड़ा रस जागृत हुआ ये। मैं पूरी रात नहीं सोया। मैं रात को जब सोता हूँ तो लेक्चर सुनता हूँ या मेडिटेशन करता हूँ आपका। तो वो पहले वाले में वो अटक गई सुई, क्योंकि ऐसा मैं ऐसा बहुत बार होता है, वो मतलब क्वेश्चन आंसर के तौर पर जो है, वो एकदम से कोई चीज ऐसी आती है जो हमारे पूरे, मतलब जो फ्लो चल रहा होता है, वो फ्लो चलने में कभी कभी हो जाता है चक्कर। और ये बात रात के 1-1:30 बजे की है। मतलब ऑलमोस्ट पूरी रात सोया नहीं हूँ मैं। कल तो मैं भी 1 1:30 बजे सोया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। कोई और चीज का डाउट या क्वेश्चन? नहीं सुल्तान भाई। इससे इससे हम एक आसान सी चीज को इन्फेर कर सकते हैं कि जब भी कभी कोई व्यक्ति एक ऋषि वाले प्रोसेस में कुछ भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अपने भीतर की प्रक्रिया को ही ऑब्जर्व करता है। उसके भीतर क्या चेंज हो रहा है। तो मतलब जैसे अगर मैं पूरे सिस्टम में कुछ एस्पेक्ट्स को डिफाइन करूं, तो मैं बोलूंगा कि कंसिडर दिस बॉडी एज ए मॉडल ऑफ यूनिवर्स। ये हमारा जो है वो एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं। जैसे आज के मतलब डिस्कशन से मैं इसको कह सकता हूँ, कंसिडर योरसेल्फ एज ए फ्लूट। तो ये हमारा एक सेकंड मैनिफेस्टेशन हो गया। एक बार क्या हुआ था कि एक बंदा था जो ये शिव योग का ही था। वो उस हमारे यहाँ घर पे आके सबको हीलिंग्स वगैरह सिखा कर गया। डायबिटीज कैसे कम करते हैं वो उसने पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करा। यंग गाय, मेरे से शायद 8 10 साल छोटा था, दिल्ली का रहने वाला था। तो उसने जो है हमारे को शक्तिपात दिखाया, और शक्तिपात के बाद जो है उसने कहा कि अब आप अपनी शुगर चेक कर लो, कम हो गई होगी। और ये करके वो 10 15 हजार रुपए उस दिन लेकर चला गया। अच्छा, सबकी शुगर हीलिंग के लिए पैसा भी लेके गया? अरे बाप ऐसा रे। लेकर गया, हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई शिवयोग में हीलिंग के लिए पैसे भी लेके गए। तो जब ये वाला पार्ट हुआ, उसके बाद सब लोगों की शुगर जो है वो शायद 1 1.5 महीने में सबकी शुगर वापस उसी लेवल पर आ गई। तो मैंने कहा भी हर बार 15 हजार रुपये खर्च करना तो बड़ा मुश्किल है। लेट मी इवेल्युएट कि भाई इसमें पूरे प्रोसेस में क्या चीज चल रही है। तो मैंने ध्यान उसकी प्रक्रियाओं पे जाना शुरू हुआ कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो उसने फिर वो मेरे जीजा जी को मिला एंड ऑल दैट। उसने कहा कि भाई आपका तो ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, इतने पैसे दो, मैं ये वाला पूजा कर दूंगा। ऑल दैट शो स्टार्टेड। ही सेड कि अब वो मुझे कहें कि तुमने मुझे किससे मिला दिए, तो डरा कर ही वो हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर। मैंने कहा उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दो, और वो मेरे से बात करेगा तो मैं उसको बोल दूंगा। फिर मैंने उसकी बड़ी तसल्ली से क्लास ली कि मैंने
बोले उसने उसने वर्ड्स क्या यूज करे, बोले मैंने आपको ना अभी तक संभाल रखा था, आज से मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति जो है वो खत्म हो गई। मतलब मैं तो उसको जो है हड़का रहा था, उसकी जो टर्मिनोलॉजी थी वो बड़ी यूनिक सी थी। मैंने कहा कि आप मेरे को धारण कर रहे हो। मैंने कहा ये तो बड़ा मजेदार है। बोले यही जो आपके अंदर ना दोष देखने की जो वो है, कमी जो है, वही आपको डेवलप नहीं होने दे रही। हम्म, आप हर एक में दोष देखते हो। अब जैसे ही उसने ये वाला पॉइंट बोला, आप हर एक में दोष देखते हो, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तीर ही चुभ गया अंदर। अब मैं उस दिन गाड़ी चलाकर जा रहा था, मैं और आरती दोनों जने अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखने जा रहे थे। पूरे रास्ते में गाड़ी चलाता रहा और यही चीज मेरे को बेचैन करती रही। उसके बाद में अमृतसर वहां पहुंच गया, रात हो गई हमारे को, हम जिस उसके बाद हम सीधे दर्शन करने गए। जितनी देर हम दर्शन कर रहे थे उतनी देर मेरे मन में वो चिंतन चल रहा था और मैं गोल्डन टेम्पल देख रहा था। वहां से वापस आए, बहुत टाइम लग गया, रात को 1 डेढ़ बज गया, तब जाके सोए। और सोते सोते जो है किसी ने मेरे को बोला, और मैं बड़ा परेशान, इतना परेशान आप सोच नहीं सकते। तो जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि तू क्यों परेशान है, मैंने कहा नहीं, इसने मुझे बोला कि आप सब में दोष देखते हो। तो वो अंदर की आवाज ने बोला, तू खुद एक औषधि है, तू अगर दोष नहीं देखेगा तो रोग का निवारण कैसे करेगा। ओहो, वो लाइन मुझे किसने बोली मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी पलट गई। तो मैंने पहली बार वहां पर यही वर्ड बोला, कंसिडर योरसेल्फ एज ए औषधि। कंसिडर योरसेल्फ एज ए औषधि, फिर कंसिडर योरसेल्फ एज ए बीज मंत्र। तो जिस तरीके से एक बीज मंत्र होता है, उस तरीके से जब आप अपने आप को इमेजिन करना शुरू करते हो, क्योंकि बीज मंत्र के जितने भी लक्षण हैं वो 3 से 9 के बीच में, आप जितने अपने चक्रास को ध्यान कर लेते हो और प्रत्येक चक्रा को जागृत करते हो, और एक यूनिक साउंड होती है आपके भीतर जो उन अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशंस का एक परिणाम स्वरूप है, तो आप अपने आप को एक बीज मंत्र के तौर पर देखते हो। ये मेरा स्क्रीन का दिख रहा है पार्ट लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ जी सर दिख रहा सर। है, नोट भी कर लिया मैंने। तो हम जब अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, इन इन प्रकार से ऑब्जर्व करने का पार्ट है। जो एक लास्ट पार्ट जो मैं देखता हूँ वो इस प्रकार से देखता हूँ कि आप अपने आप को, जो जैसे आपके शरीर के अंदर जो है शुक्राणु कीटाणु और विचार रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप किसी और के शरीर में रहते हैं। तो अपने आप को कंसिडर योरसेल्फ एज ए शुक्राणु कीटाणु और विचार इन दी कॉस्मिक बॉडी श्री विष्णु लक्ष्मी। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के भीतर शुक्राणु कीटाणु या विचार की उत्पत्ति होती है, तो वो विचार हमारे शरीर के भीतर होता है उतनी देर आप अपने आप को, पूरे शरीर को, मतलब तीनों शरीर का जो सम्मिलित स्वरूप है उसको जो है शुक्राणु के रूप में, कीटाणु के रूप में या विचार के रूप में, जैसे आप अपने आप को जान पाए, उस कॉस्मिक बॉडी में जो श्री विष्णु लक्ष्मी के नाम नाम से जानी जाती है, उस
श्री पुरुष सूक्त में जिस विराट स्वरूप का वर्णन है, उस विराट स्वरूप में अपने आप को कुछ भी मान लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे आपकी ऊर्जा केवल इस बात को मानने में कि आप उस विराट पुरुष या विराट शक्ति के शरीर का एक अंश है, ये मानते ही आपके सारे चक्रास की ऊर्जा चेंज हो जाती है। ये करके भी देखते हैं, अभी मैं ऊर्जा के तौर पे जो है एक छोटा सा मेडिटेशन टाइप इसे कर लेते हैं, ताकि हमारे को ये पार्ट ध्यान रहे। आंखें बंद करेंगे और अपनी श्वास को फोकस करेंगे। अपने सोल सीट के पॉइंट को दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, ब्रह्मरंध्र के नीचे, तालू के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और अपने संपूर्ण शरीर को महसूस करेंगे। अपने संपूर्ण शरीर को, उसके भीतर उत्पन्न होने वाले शुक्राणुओं को, उसके भीतर उत्पन्न होने वाले कीटाणुओं को, उसके भीतर उत्पन्न होने वाले विचारों को, इन सब को ऑब्जर्व करते हुए अपने शरीर के भीतर अपने संपूर्ण शरीर के अंदर अपने 9 चक्रास को ध्यान करेंगे। सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद, फिर सहस्त्रार चक्र, फिर लंबिकाग्र या लब्धिकाग्र चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर मूलाधार चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। इन समस्त चक्रों को एक नाग के आकार में देखेंगे, बिल्कुल सुनहरे रंग का नाग। और यही हमारा कुंडलिनी स्वरूप है। सो अपने भीतर की प्राण रई को ध्यान करते हुए दो सुनहरे नाग नागिन के जोड़े के तौर पे ऑब्जर्व करेंगे, जिनका पूरा कलर गोल्डन है। और इस जन्म में उन्होंने हमारे को एक बीज मंत्र बताया है। ऐसे हमारे जितने भी जन्म हुए, वो बीज मंत्र जो हमारा साक्षात्कार होता है एक जन्म में, वो उनके शरीर के ऊपर लाल रंग से लिखा हुआ है, ऐसा महसूस करेंगे। और अपने उस शरीर को, उस विराट स्वरूप जहाँ महाकाल और महाकाली का जो एक विराट सम्मिलित स्वरूप है, महाकाल और महासती का जो एक विराट सम्मिलित स्वरूप है, उस स्वरूप के भीतर अपने 9 चक्रों को उनके 9 चक्रों में विलीन कर देंगे। तो जिस प्रकार से अभी हमारे शरीर के भीतर सब कुछ चल रहा था, अब हम किसी और के शरीर के भीतर चल रहे हैं। इस सुखद अनुभूति को कि अब हम उस विराट शरीर का अंश है, उसको महसूस करेंगे। अपने आप को एक बांसुरी के जैसा महसूस करेंगे, जिसको राधा कृष्ण मिलकर बजा रहे हैं। अपनी चलती हुई श्वास को, जिसके कारण ये सारे चक्रास चल रहे हैं, उसको साक्षात
श्री कृष्ण द्वारा फूके गए प्राण के तौर पे महसूस कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। जी शुक्ला जी। बदल गया सर। वर्टिकल कॉलम पे वो नाक का जोड़ा लिपटा हुआ है अभी। हाँ, वो नाक का बड़ा इंटरेस्टिंग। जी रमेश सर। इट वाज वेरी पीसफुल। उसके बाद मैं खो गया था। अच्छा, ये उसके बाद मतलब ना ये कोई। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ये अपने आप को फील करना है। आप हम्म। जब अपनी श्वास को चलते हुए फील करें कि आपकी श्वास के भीतर जो प्राण तत्व जागृत हो रहा है वो श्री कृष्ण या विष्णु या लक्ष्मी या ब्रह्मा या शिव इनके कारण से है। तो जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो जो प्रक्रिया होती है वो विलक्षण होती है। मतलब अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इतना फिनोमिनली राइज हो जाता है। तो आप सोचिए। और जब हम दूसरे फिर विराट के साथ अपने आप को विलीन करते हैं ना, तो वो विलीन होना और फिर महसूस होना, वो एकदम गजब का एक्सपीरियंस है। मतलब वो आंसू वो आ गए थे। इंटरफेस को टच जितनी बार करेंगे तब अपने भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है उसको जब ऑब्जर्व करते जाएंगे किसी और चीज में मन ही नहीं लगेगा। सही है। मैं इसको कहता हूँ 3 कदम में भगवान का साक्षात्कार करना। कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ सही 3 कदम जो है जैसे ही आपकी पकड़ में आए आप ईश्वर के अंदर पहुंच गए। करते रहो जितना साक्षात्कार करना है, एक जन्म क्या सारे जन्मों के हिसाब से कर लो। क्योंकि साक्षात्कार जो है वो कैसा है मैंने नहीं देखा, पर मुझे इससे अच्छा अभी तक कोई और साक्षात्कार लगता ही नहीं कि मैं उसके शरीर के अंदर हूं। तो इसलिए जब मैंने गर्भिणी मेडिटेशन बनाया था इसी आधार पे बनाया था कि मैं अगर अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को देखना चाहता हूं तो मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। जैसे मैं मेरी माँ के गर्भ में अंदर हूं और उस गर्भ से मैं बाहर कौन है उसको देखने का प्रयास कर रहा हूं। ना मेरी आंखें विकसित है, ना मेरे कान विकसित है, ना मेरे मतलब मेरी कोई भी इंद्रिय विकसित नहीं है, फिर भी मैं उसको देखने के हिसाब से इच्छुक हूं। तो जब मैं अपनी माँ से कनेक्ट हो रहा हूँ अंदर से बाहर, बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होता है। अब मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई मेरे को जो है किस उद्देश्य के लिए तैयार करा है, या मेरी कौन सी ऐसी इच्छा थी कि जिसकी वजह से जो है मैं इस तरह से इस प्रक्रिया से बाहर आ रहा हूँ। तो उस आधार पे पहला जो वो बनता है पुरुषार्थ, वो मोक्ष बनता है। फिर मोक्ष के बाद काम, काम के बाद अर्थ, अर्थ के बाद धर्म। इस प्रकार हमारे 4 पुरुषार्थ परिभाषित है। हमने मोक्ष को फंडामेंटल बना दिया।
तो वो किसी ने हमारे यहाँ छेड़छाड़ करी, तो ये प्रक्रियाएं इस तरीके की हो गई। तो बड़ा मजेदार होता है। चलिए क्लास कर लें, वो इस चक्कर में क्लास छूट जाती है। पर ये अच्छा है, मैं आभारी हूँ आज शुक्ला जी का कि जिन्होंने इतना खूबसूरत पॉइंट रेज करा और मैं वो अरे साहब, पूरी बांसुरी रात वाले हो गई पॉइंट सोए से हुए। कनेक्ट हो पाया। पूरी रात हो गई सोए हुए। वैसे जब मैं कहीं सफर करता हूँ तो मेरे सूटकेस में मेरी बांसुरी पड़ी होती है, और जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ तो आती वाती तो है नहीं, पर कोई कोई गाना उस पे से बजा लेते हैं। अच्छा, डी स्ट्रेस बाइक। करने के लिए जो है ना, सबसे आसान तरीका है, जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजाने के लिए अपने पैरों को क्रॉस करके चलते हैं, मतलब क्रॉस हम्म। करके खड़े होते हैं और हम्म। अपने हाथ में बांसुरी ऐसे पकड़ लेते हैं। हाँ। उस पोज में आप खड़े हो जाइए 5 मिनट। हम्म। आपका दुनिया का जितना मर्जी बड़ा स्ट्रेस हो, हम्म। उस पोज में खड़े होने के बाद आपका वो स्ट्रेस जो है वो चला जाता है। लेकिन स्ट्रेस और अवेयरनेस में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल हम थे, पूरी रात नहीं सो पाए, सिर्फ यही शब्द टोनता रहा कि भाई ये कैसे है, कैसे है, कैसे है। तो आई थिंक कि इसे स्ट्रेस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो जब मैं सुबह उठा तो अपना आपसे साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन फुली एनर्जेटिक हूँ। नहीं वो लेकिन अगर ठीक मैं है, रात। मतलब मैं जो पक्ष कह रहा था वो उस आपके स्ट्रेस के तौर पे नहीं कह रहा था। मैं इस हम्म। पॉइंट से कह रहा था कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर स्ट्रेस सिचुएशन में है, उस हम्म। स्थिति में उसको और कुछ ना करे तो वो जो कृष्ण बांसुरी बजाते वक्त जिस तरह से अपने शरीर को रखते हैं, पैरों को हम्म। क्रॉस करके, हाथों को ऐसे करके, वैसे ही इमेजिन कर लीजिए कि आपके हाथ में एक बांसुरी है और आप जितनी देर उस डोमेन में रहेंगे, वो हम्म। डोमेन जो है वो आपके लिए चमत्कारी सा रहता है। मतलब मंत्र बोलना, ध्यान करना वो तो एक पार्ट होगा, सिर्फ एक बांसुरी को इमेजिन करना जो है वो आपको डी स्ट्रेस कर देता है। जी, धन्यवाद सर। ठीक है जी, चलिए जी। अब ये वाला जो पार्ट है ये रमेश सर इसको बताएंगे अब। ये सर हम यहाँ से हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं हम्म। पंच निदान की। हम्म। तो पंच निदान जो है इसमें 5 पार्ट लिए जाते हैं, और क्योंकि अब हमारे शुक्ला जी तो खुद ही चिकित्सक हैं तो वो चिकित्सक के एस्पेक्ट से वो बताएंगे, और जो हम इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें, अब क्योंकि आप हीलिंग करते हैं किसी की भी, तो हीलिंग करने के टाइम पर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए, वो पार्ट यहाँ पर है। और ये सबसे मतलब पंच निदान अगर आपकी मास्टरी हो जाती है तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो मतलब शुक्ला जी अपने दादाजी के बोलते हैं ना, वो एक ही चीज पर वो तीर चलाते थे और वो चीज बिल्कुल नष्ट हो जाती थी। तो वो जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है। अगर ये वाली स्लाइड में आपकी मास्टरी हो जाती है एक बार, तब आपको किसी भी और एस्पेक्ट पे, मतलब एक चीज का ध्यान करा, एक रेमेडी डिफाइन करी और उसको वहां डाल दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो एज ए हीलर इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है कि वो डिजीज क्या है, उसके बारे में हमारी कितनी जानकारी है। तो डिजीज को जानना और उस व्यक्ति के जो सिम्टम्स हैं उसको जानना। तो सबसे पहले रोग के कारण के लिए हम टारगेट करते हैं। तो निदान जो है वो उस कारण को ढूंढने की प्रक्रिया है। तो अगर हम एक पेशेंट से पूछें कि भाई तुम्हारा सबसे पहला जो चैलेंज है वो क्या है, बोले तो उसको पूर्व रूप कह दिया। शुक्ला जी कहीं मैं कुछ गलत बोलूं तो बता नहीं नहीं, दीजिए, मतलब नहीं मैं। सर। तो सबसे पहले हमें बीमारी के पूर्व रूप, मतलब उसके स्टार्टिंग सिम्टम्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर कोई व्यक्ति को पाइल्स है तो उसका पहला सिम्टम जो है वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके बिना जो है उसको कभी पाइल्स नहीं होगी। हम्म, थॉट लेवल पर लेकर जाएं तो उसका फंडामेंटल डोमेन फियर होता है, हम्म, क्योंकि मूलाधार चक्र को हम स्काई एलिमेंट मानते हैं। तो मूलाधार चक्र से लर्निंग ट्रिगर होती है। हम्म, तो लर्निंग जो है वो कब तक रहती है? जब तक हम मस्त रहते हैं तब तक ही लर्निंग होती रहती है। जैसे ही हम, एक सेकंड, हेलो। जी। तो हमारा जो मूलाधार चक्र जो है वो लर्निंग से ट्रिगर होता है, लर्निंग को ही ट्रिगर करता है हमारे भीतर। तो जब हम लर्निंग तब तक लेते हैं जब तक कि एक प्रोसेस में हमारे को कोई फियर नहीं होता। जैसी फियर होता है हमारी बुद्धि संकुचित हो जाती है, और उस फियर की वजह से हमारी लर्निंग ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। तो लर्निंग ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो उसका पूर्व रूप हो गया, कि हम्म, आपको किसी भी चीज में जो है जहां जहां लर्निंग हो सकती है वो चीज आपको नहीं कर रही, क्योंकि आप एक फियर डोमेन में हो। तो ऐसे करके जब हम फाइल्स को इमेजिन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा लर्निंग कब ऑब्स्ट्रक्टेड है। कॉन्स्टिपेशन जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं, इनडाइजेशन, गैस, ये प्रक्रियाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो ये उसके पूर्व रूप हो गए। हम्म, तो इस प्रकार से पूर्व रूप को देखना, फिर पाइल्स को देखना, और फिर उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको रिलीव करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने वाले फैक्टर्स को जब आप बढ़ा देंगे, यानी उसको ऐसी चीजें खाने के लिए बोलेंगे कि जिससे उसका पेट साफ हो जाए, तो इमिडिएटली उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम्म, कोई इन्फेक्शन के तौर पर है तो उससे रिलेटेड पैथोजेनेसिस को देखना। इस प्रकार से ये 5 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट माने गए। हम्म, पहला पूर्व रूप, हम्म, दूसरा उसका रूप, हम्म, तीसरा उसका कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको रिलीव करते हैं, हम्म, और पांचवा उसकी संप्राप्ति, उससे रिलेटेड पैथोजेनेसिस को समझना। हम्म, सो ये 5 पार्ट जो हैं एक हीलर को कंपलसरीली पता होने चाहिए। हम्म, अगर नहीं पता तो ये एक बड़ा चैलेंज है। लाइट नहीं आ रही। और 99% क्या होता है, हमारे यहाँ जितने भी लोग रेकी, प्राणिक या कोई भी फॉर्म ऑफ हीलिंग करते हैं, उनको रोग के पूर्व लक्षण और ये वाली प्रक्रियाएं जो है नहीं पता होती, और वो उस बात के लिए एफर्ट भी नहीं करते। अब हम्म, मुझे अगर लगता है कि मैं किसी व्यक्ति को कोई औषधि देकर ठीक कर सकता हूं, तो मैं उसे बोलूंगा भाई ये वाली दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। मैं हर चीज में थोड़ी मंत्र करना शुरू कर दूंगा। हम्म, तो ये जो एस्पेक्ट है, और ये आयुर्वेद से अच्छा कहीं भी डिस्क्राइब नहीं है। हम्म, तो मैंने ये इसका संस्कृत वाला पार्ट भी शेयर करा, मैं इसकी और बाकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा। बट ये 5 एलिमेंट्स अगर हमारी मास्टरी हो गई तो हम कोई हम्म, भी रोग पलट सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास पहली बार जब कैंसर का पेशेंट आया तो उसने मुझे बोला कि मेरे को कैंसर है, और डॉक्टर्स ने बोल दिया 4th स्टेज है, अब कोई तरीका नहीं है बचने का। तो मैं सोचता रहा कि भाई, तो मेरी थ्योरी के हिसाब से हर चीज विचार के रूप में है। जैसे मैंने कल वो अमृत और विष को विचार के रूप से एक्सप्लेन करा। लोगों में दोष देखना अमृत है, ओ सॉरी विष है, और लोगों में प्रत्येक में गुण और उद्देश्य देखना अमृत है।
तो जब मेरे को ये वाली प्रक्रिया क्लियर हुई तो मैं हर चीज में विचार पे चला गया। अब अगर पेशेंट को कैंसर है तो कैंसर जो है वो हाई ऑर्डर का एंगर है। जब वो हाई ऑर्डर का एंगर, अब एंगर किसे कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि एंगर जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी इनकम्प्लीट डिजायर है। जब आपकी इच्छा पूर्ति में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और आपको एंगर शुरू हो जाता है, तो मैंने उसका पूर्व लक्षण के तौर पे इनकम्प्लीट डिजायर ले ली। अब मैंने पेशेंट को पूछा कि आप पहले कागज पे ये लिखो कि आपकी डिजायर्स क्या क्या है और उनमें से कितनी पूरी हो गई और कितनी नहीं हुई। फिर उसके डिजायर को आप उद्देश्य बनाओ। अब जब मैंने इस पार्ट को देखा समझा तो मुझे नेक्स्ट पार्ट क्या समझ में आया कि जब भी कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा यानी उसका फायर एलिमेंट बहुत बढ़ जाएगा, उस फायर एलिमेंट को इम्पैक्ट करेगा जो वाटर वाला पार्ट है। अब वाटर हमारे शरीर के अंदर जितने भी डेड सेल है उन्हें शरीर से बाहर लेकर जाता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। और लिम्फेटिक सिस्टम मेजॉरिटी मासेस को ढंग से समझ में ही नहीं आता। तो मेरा डेड सेल जो है वो किसी ना किसी लिविंग सेल के साथ चिपक गया और इस प्रकार से मेरे पूरे शरीर के अंदर वो कैंसर के नोड्यूल्स चलने लग गए। अब मैं इसके पूर्व रूप को अगर आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं बोलूंगा कि इसका पूर्व रूप जो है किसी भी तरीके से जो वाटर की इंटेलिजेंस जो है वो वीक होने का पहला सिम्टम है। यानी कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम जो है वो सबसे पहले इम्पैक्ट होगा। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हाँ सर। अब ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरी काइंड ऑफ कैंसर है। अब जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, मेरे शरीर से जितने भी मल निकल रहे हैं उनमें वाटर एलिमेंट होता ही है बाय डिफॉल्ट, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। सबसे ज्यादा मेरे शरीर में मल कहाँ इकट्ठा होता है जो मैं नॉर्मली रोज साफ करता हूँ, वो मेरे कान है। बाय डिफॉल्ट आप किसी भी कैंसर पेशेंट को देखेंगे उसके कानों में मैल ज्यादा से ज्यादा जमा होगा। केवल कानों को साफ करने से उसके कैंसर के प्रोसेस में आराम आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि कान जो है वो शब्द को भोजन मानता है, तो हमारी जो भी इंद्रिया है वो उस एलिमेंट को ही मल के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो मेरे कानों में शब्द जाता है और जो शब्द है मैं उसको मतलब मेरे कान उसको पचाते हैं और पचा के जो मल छोड़ते हैं वो मल यहाँ पर इकट्ठा है। तो शब्द जो है अगर विचार के तौर पर लेकर चलें तो जो विचार शब्द में कन्वर्ट होकर मल की फॉर्म में जा रहे हैं वो मेरे कान से बाहर निकलेंगे। जो जल की फॉर्म में है वो मेरी आंखों से बाहर निकलेंगे, यूरिनरी सिस्टम से निकलेंगे, पसीने से निकलेंगे। यानी वो व्यक्ति जो है जो इतना गुस्सा कर रहा है वो अपने शरीर के बेसिक टॉक्सिन्स को रिलीज भी नहीं कर रहा। तो जब वो बेसिक टॉक्सिन को रिलीज नहीं कर रहा तो उसके जो पसीना है उसको कम आएगा, उसकी आंखों में जो है वो कीचड़ जमेगी, उसके कानों में मैल जमेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी गुस्से की डोमेन में अटक रहा है। बॉडी जो है और ज्यादा यूरिनरी सिस्टम में जो है वो पस सेल और ये सारी चीजें वो पहले पहले जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पूर्व स्वरूप हो गए। अब उसे कौन सी चीज आराम देगी? जो हमारा रिलीविंग एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर है, उसके भीतर शीतलता को जागृत करने से उसके कैंसर के दोष में कमी आती है। अब सबसे जो शीतल खाद्य पदार्थ जो है वो नारियल पानी है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को 11 नारियल पानी रोज के पिलाने शुरू कर दें तो उसके शरीर में ताकत भी रहती है और उसके शरीर में शीतलता बढ़नी शुरू हो जाती है। शीतलता बढ़ते ही उसको जो है आप जो भी चलाते फिराते हैं क्योंकि वो तो चलना फिरना ही बंद कर देता है। इतने स्टेप्स को लेने के बाद आप फाइनल पैथोजेनेसिस तक पहुंचते हो कि अच्छा अब इसको ये औषधि दे दे तो ये इसके तौर पे। तो अगर वो अपनी इनकम्प्लीट डिजायर को अपने उद्देश्य से कनेक्ट कर ले तो उसकी प्रक्रिया जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और उसके रोग का जो आराम होना है वो बहुत तेजी से फास्ट हो जाएगा। तो रोग को जानना और उसकी डिटेलिंग को समझना
और उसके ऑर्डर को समझना। एक रोग से अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं आयुर्वेद में। हम्म, तो हमारे सारे एस्पेक्ट्स को जब हम समझेंगे तब हमारे को वो डिजीज पैटर्न समझ में आएगा। इसलिए कल का जो मैंने पार्ट था, कल और परसों का जो करवाया था, उसमें एक एलिमेंट के ऑब्स्ट्रक्ट होने से कितनी डिजीजेस की फॉर्मेशन होती है, इसको मैंने उस एलिमेंट से कनेक्ट करके बताया था हम्म, कि मेरा अगर स्काई एलिमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये मेरी सीक्वेंस ऑफ डिजीजेज है। इन पूरे एस्पेक्ट्स को, इस सब्जेक्ट को समझने से हमारे को वो पूरे पैरामीटर्स क्लियर हो जाते हैं। हम्म, उसी प्रकार से आज जो है उसके लक्षणों से उसको कनेक्ट करना, ये हमारे को इस पार्ट में समझना है। और खास तौर पे जो हमने जैसे वो रामचरितमानस का करा था, काम क्रोध लोभ, ये कौन कौन हाँ से सर। एस्पेक्ट हैं जो वात पित्त कफ के हिसाब से होते हैं, तो उसी आधार पर हमारे को उस थॉट सिस्टम को समझना पड़ेगा। कोई डिजीज के इनिशियल थॉट्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसको समझना पड़ेगा। और कैंसर वाला व्यक्ति जो है ना, बाय डिफॉल्ट एक कमांड बोलता है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मतलब जब भी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तब तब मैं एक ही बात बोलूंगा, इससे अच्छा है तो मर ही जाऊं। तो जैसे ही मैं मर ही जाऊं बोलता हूं, तो मेरे भीतर के कीटाणु जो है वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं। हम्म, हमारे ब्रेन का एक सिस्टम होता है ऑटोमेटिक थॉट्स। तो वो ऑटोमेटिक थॉट्स जो है वो हमें ये बताता है कि हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, वो लगातार एक रिपीट लूप में बढ़ता चला जाएगा। हम्म, और सेलुलर लेवल पे जब वो कमांड जाती है तो वो कमांड जो है उस बीमारी के लक्षणों को बढ़ा देती है। हम्म, तो कैंसर का पेशेंट जो है वो चाहता जीना है, लेकिन वो बोलता है मैं मर जाऊं। क्योंकि मेरे वाले प्रोसेस में दवाई और एक्सरसाइज और इसका तो कोई रोल प्ले है ही नहीं। मेरे प्रोसेस में तो सबसे पहले थॉट लेवल पे उसको समझना है। ये हम्म, रमेश सर का वीडियो पॉज हो गया। मेरा वीडियो तो चल रहा अच्छा, है सर। अब ठीक है। चल रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, इन 5 पॉइंट्स को आप जितनी मास्टरी करेंगे हर डिजीज के तौर पर, हम्म, उतना ही आपको क्लियर क्लैरिफिकेशन मिलेगा। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? बिल्कुल। समझिए। फाइनली पैथोजेनेसिस आता है। पैथोजेनेसिस किसको कहते हैं? पैथोजेनेसिस संप्राप्ति। मीन्स संप्राप्ति। नहीं नहीं, वो तो लिखा हुआ है वो टर्म के तौर पे। नहीं, पैथोजेनेसिस इंग्लिश में कहते किस चीज को है? गूगल कर लीजिए ना, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही क्या है। हर चीज जो नहीं इट्स अ पता उस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट लीड्स टू डिजीज डेवलपमेंट। राइट। फ्रॉम थॉट्स मतलब कॉजल बॉडी, सटल बॉडी, और उसके बाद फिजिकल बॉडी में जब मैनिफेस्ट होगा, तो आप जो है शुक्राणु को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कीटाणु को Yeah, मैनिफेस्ट कर रहे हैं? yeah. It refers to how the bacteria, viruses, and fungi, parasites interact with the body, trigger immune responses, and ultimately lead to symptoms of disease. एब्सोल्युटली। तो कौन सी चीज हमारे हमारे शरीर में विचार जो है कमांड जनरेट करते हैं, वो कमांड जो है वो शुक्राणु के लिए है या वो कीटाणु के लिए है? जब हम्म, जब हमारी कमांड्स उल्टी सीधी होती हैं, तब तब हम्म, हमारे शरीर के कीटाणु प्रबल हो जाते हैं। हम्म, जब जब हमारे शरीर के भीतर जीवन रिलेटेड, जीवन जीना, इम्यूनिटी इससे रिलेटेड होते हैं, तब तब हमारे शरीर में शुक्राणु इकट्ठे होते हैं। तभी तो बोलते हैं ना, पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो। हम्म, बिल्कुल यही प्रोसेस है। बट जब बैक्टीरिया क्रिएट हो गया या वायरस क्रिएट हो गया आपके शरीर के भीतर, तो वो तो प्राण लेकर ही जाएगा, वो बिना लिए जाएगा ही नहीं। तो उसका कैसे और कौन सी औषधि समन्वय करती है, वो आयुर्वेद का औषधि वाली प्रक्रिया का पार्ट हो गया। उसमें बहुत हम्म, सारे एस्पेक्ट हैं। एक रस चिकित्सा कहलाती है। तो
उसको राज चिकित्सा भी कहते हैं, तो जिसमें कि हम सोने चांदी हीरा मोती की भस्म देते हैं कि भाई शरीर ने इतने निर्बल थॉट को अटेन ही क्यों करा। हम्म, तो निर्बल थॉट को अटेन करने का मतलब कि शरीर में बल की कमी हो रही है। तो बल जो है वो अपना 9 चक्रों के हिसाब से 9 धातु उन्होंने डिफाइन कर रखी है कि भाई पूर्व दिशा के हिसाब से जो है वो स्वर्ण है, सूर्य है, तो वो सूर्य के लिए स्वर्ण की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है। चंद्रमा की कमजोरी होने से शरीर में चांदी की मात्रा कितनी है, तो चांदी की भस्म, सूर्य की भस्म, इस प्रकार से वो भस्म और कॉम्बिनेशंस के रोल प्ले को इन्फ्यूज करा जाता है हमारे शरीर में। ये हाँ, प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को जागृत करने को कोर आप संप्राप्ति, मतलब आपको पता चल गया कि कैसे आपको युद्ध की संरचना को देखना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा शत्रु बैठा हुआ है, अब उस पर अटैक करना है। तो अटैक करने के लिए आपके पास क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। दिस इज हम्म, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। तो मेडिसिन की नॉलेज होना इस स्टेज पे आवश्यक है। पहले रोग के लक्षणों को जानना और कौन सी चीज उस रोगी को आराम देगी, इंस्टेंट आराम देगी, उस हम्म, पर अटैक करना। हम्म, तो मेरे गुरुजी तो जब दवाई देते थे किसी को, तो वो उसकी पांचों इंद्रियां और सब चीजों को लक्षण करके ये तुम्हें खाने में चाहिए। कभी मेरे पास मौका मिलेगा तो उनका प्रेस्क्रिप्शन दिखाऊंगा कैसे बनाते थे वो। बड़ा ब्यूटीफुल सा तरीका था, जैसे पूरा युद्ध लड़ रहे हो किसी से, यहाँ से मैं तलवार से इसका सर काटूंगा, तीर से इसके हाथ बीन दूंगा, यहाँ से ये इसके पैरों पे जो है सुदर्शन चलाऊंगा। पता नहीं क्या क्या तरीके से, पूरे युद्ध के तरीके से जो है वो उसको भेज देते थे। और फिर वो और कहते थे, प्लीज भेजिएगा। हाँ मैं एक प्लीज सर, प्रेस्क्रिप्शन शेयर करूंगा। तो फिर प्लीज वो सर, कहते प्लीज। थे, बेटा ये तो युद्ध ही है, अगर शरीर में प्राण बचाने हैं तो इसको युद्ध को वैसे ही करना चाहिए जैसे युद्ध लड़ा जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है उनका। तो ये वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे डिटेल में, हर डिजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये वाले पार्ट मैं इस समय यहीं पर ही पार्क कर देता हूँ, सो दैट कि हम इससे रिलेटेड सारी चीजें जो हैं इसको अच्छी तरह समझ सके। सो निदान पंचक इज कंसिस्ट ऑफ 5 सब टाइप्स विच आर निदान मतलब कॉजेज, पूर्व रूप यानी सिम्टम्स, रूप मतलब साइन, उपशय एग्जामिनेशन मेथड्स, संप्राप्ति पैथोजेनेसिस। तो जब हम इन 5 को ध्यान कर लेते हैं और इन 5 के अनुसार अपना एक मोडस ऑपरेंडी डिजाइन करते हैं कि भाई हम कैसे इतने कारणों को जानने के बाद युद्ध करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन आयुर्वेदा इज डन बाय वात पित्त कफ। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, और ये नोट भी कर लीजिएगा। मैंने जितनी भी पैथीज पढ़ी, सब में 3 ही डोमेन थी। एलोपैथी जो अपने आप को इतना डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करता है, उसकी 3 ही फंडामेंटल डोमेन है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। हम्म, जब एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट तीनों एक हो जाते हैं तो रोग जो है वो प्रकट हो जाता है। ये एलोपैथी मानती है। आयुर्वेद मानता है वात पित्त और कफ, उस 3 को देखने के बाद फिर वो अपनी चिकित्सा प्रणाली बनाता है। होम्योपैथी कहता है सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। प्लीज सर रिपीट करिए। सोरा, SORA, सो सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। सोरा वो कहता है ऊपरी हवा को, आयुर्वेद से निकली है ना सारी चीजें, आयुर्वेद वात रोग है, वायु से कनेक्टेड है। तो सोरा जो है होम्योपैथी में ऊपरी हवा हो गई। हम्म, साइकोसिस जो है वो उससे रिलेटेड उसकी नेक्स्ट स्टेज है कि जब एक विचार आपने पकड़ लिया, ऊपरी हवा से जो दूसरा पार्ट है जिसको आपने पकड़ लिया, उसको कफ कह लीजिए या फिर साइकोसिस कह लीजिए। हम्म, लास्ट पार्ट है सिफिलिस। सिफिलिस है, मैं कहीं जा रहा था, वहां पर नाला था तो उसकी वजह से खराब बदबू थी, उस खराब बदबू से मैंने रोग को पकड़ा, ऊपरी आवाज से मैंने रोग को पकड़ा। ये मेरी पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था हम्म, है, उस कुपित अवस्था से मैं दूसरी जगह गया,
और वहां पे मैंने छींक दिया या कुछ कर दिया, कफ साफ करा, तो किसी भी तरह से मैंने जो भी ऊपरी हवा से इन्फेक्शन पकड़ा वो मैंने नेक्स्ट जनरेशन पर पहुंचा दिया। तो हम्म, इन्फेक्शन का नेक्स्ट जनरेशन 16 के बाद साइकोसिस है। हम्म, उसके बाद अब जब मैंने इन्फेक्शन पहुंचा दिया तो दूसरा व्यक्ति इन्फेक्ट हुआ, उसके बाद जो इन्फेक्शन फैलता है उसको हम्म, सिफिलिस स्टेज कहते हैं। हम्म, तो पेशेंट की जो स्टेजेस है, सोरा में तो 49 मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर जो इंस्टेंट काम करती है, और साइकोसिस में जाकर उनको मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में डालना पड़ता है, और सिफिलिस में लंबे समय तक कुछ कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं तो वो रिवर्स होता है, क्योंकि वो उसकी थर्ड जनरेशन को एड्रेस कर रहा है इन्फेक्शन की। तो आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी, तीनों में तीन हो गए। हम्म, मंत्र चिकित्सा में आते हैं तो मंत्र चिकित्सा में काम, क्रोध और लोभ, ये तीन हो गए जो मंत्र चिकित्सा के तौर पर हो गए। यूनानी हम्म, का मुझे याद नहीं आ रहा, मैं यूनानी का कल बता दूंगा। हम्म, तो सारे जो मोडालिटीज है उसका सबका बेस एक ही है। हम्म, अब जब मैंने क्या करा इस पूरे प्रोसेस में, मैंने लिखा सोरा हम्म, साइकोसिस और सिफिलिस, इसको मैंने जो है हर एक के आगे थॉट लिख दिया। उसके बाद एजेंट थॉट, होस्ट थॉट, एनवायरमेंट थॉट, वात थॉट, कफ थॉट, पित्त थॉट, उसके बाद काम थॉट, क्रोध लोभ thought, थॉट, क्रोध थॉट। अब जब हम इस प्रकार से ये पूरा पार्ट देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि हर जगह एक फंडामेंटल थॉट है विच इज द बाइंडिंग फोर्स। यूनानी में हम अपने, ये यूनानी में ये चार है: दम, फिलगम, सफरा, सौदा। एक सेकंड, क्या बोला आपने? यूनानी में देयर आर फोर: ब्लड, that is which is the vitality, warmthness associated with the spring season; felgum, associated with moisture; yellow bile represents heat; and black bile आपने बोला associated with cold. ब्लड, Blood, felgum, PHLEGM, फ्लेग्म, हाँ। phlegm; then safra, yellow bile, सफरा, safra; येलो बाइल, and sauda, which is the black bile. That is, it is based on the four seasons: spring, winter, summer, and autumn. तो ये सर पता है क्या होगा इसमें? Hmm. कोई एक नहीं होगा, कोई एक आर्टिफिशियली डाला गया ताकि वो डिफरेंशिएट करने के लिए, होंगे वो जो, तीन। हाँ, जो भी फ्लेग्म, ये फ्लेग्म, सफरा और सौदा, या तो ये होगा या ब्लड के या लिए कोई और टर्म होगा, वो मैं ब्लड चेक के करके लिए बता दम, दूंगा, वो तो मिल दम ही दम जाएगा। दम दम बोलते हैं, दम। तो दम तो शक्ति के लिए टर्म यूज होता है।
तो वो बल हाँ। बलाबल का जो पार्ट है उसको, वो मैं आपको तीन ढूंढ के बताऊं, निकलेंगे तीन ही। हम्म। यूनानी तो, यूनानी से ही होम्योपैथी बनी है एक्चुअली। हम्म। तो अगर मैं ऑर्डर भी लेके चलूंगा, तो सबसे पहले मंत्र चिकित्सा, फिर आपका ये वात पित्त कफ वाला आयुर्वेद का चिकित्सा, फिर उसके बाद यूनानी, यूनानी के बाद होम्योपैथी, होम्योपैथी के बाद जो है एलोपैथी। ये तो जो क्रिएशन ऑर्डर है इसी तरह से है। हम्म। और अगर मैं एक का सबसेट डिफाइन करूंगा तो एलोपैथी एक्चुअली। जो है वो आयुर्वेद का जो विष चिकित्सा सिद्धांत है उसके ऊपर बेस्ड है। आयुर्वेद में जो विष चिकित्सा है वो यही है पार्ट। हम्म। तो दैट वे। अब यहाँ दम पर फिर सफरा, वही वही होना चाहिए। दम फिलगम और सफरा सौदा शुड बी वन टर्म, बिकॉज बोथ आर तो एसोसिएटेड वो विद बाइल। निकल आएगा, मुझे थोड़ा सा ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो भी अच्छा हुआ आपने ये बात करके ये चीज सामने रख दी। तो हम्म। उसके जो तीन पार्ट को जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो प्रक्रिया अपने आप ही क्लियर हो जाती है कि कोई भी प्रक्रिया किस आधार पर चल रही है। मुझे ही हम्म। लोग कहते थे कि मैं जो है आयुर्वेद मतलब पूरा जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उन सबको जोड़ दूं। मैंने कहा मैं ऑल्टरनेटिव क्यों जोड़ूं, मैं टोटल को क्यों नहीं जोड़ता, मेरे पास टोटल के लिए भी एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होना चाहिए। तो मैंने थॉट की डोमेन जब डिफाइन करी, थॉट डिफाइन करते ही सारी पैथीज अपने आप कनेक्ट हो गई। हम्म। अब आप जो है कोई बीमारी, उसके लिए एलोपैथी की दवा कौन सी है, होम्योपैथी की दवा कौन सी है, आयुर्वेद की दवा कौन सी है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसी चीज का। मेरा एग्जाम्पल जो है वो है, ये क्या कहते हैं इसको, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की दवाई एलोपैथी में सर्पेंटॉल थी, होम्योपैथी में सर्पेंटिना राउल्फिना, हम्म। और एक्चुअली आयुर्वेद आपने में सर्पगंधावटी। एक्चुअली आपने सही कहा था डॉक्टर साहब, बिकॉज सौदा वाज एडेड लेटर ऑन। इट इज अ पैथोलॉजिकल ह्यूमर rather than the primary one. The primary is dam, falgam, and safra. परफेक्ट, ये पार्ट पूरा हो गया ना। दम, Falgam, safra. अच्छा फ्लेम जो है वो कहते हैं कफ को। कफ को, हाँ। दम तो is associated with दम वायु के लिए होगा। वायु के लिए होगा, vitality and warmth, and safra is heat. हाँ, ये वात पित्त कफ ही निकलेगा ना। ये हम्म। फ्लेम जो है उसको कफ कह दिया उन्होंने, हम्म। दम को वात कह दिया, क्योंकि वायु हम्म। से ही पता चलता है ना। और जो सफरा जो है उसको पित्त कह दिया। येलो बाइल। हाँ, वो पित्त ही हो गया ना, येलो बाइल तो वही हो गया, पित्त पित्त, ही हो गया। पित्त हो गया, पित्त हो तो ये गया, वात करेक्ट। पित्त कफ का तो देखिए कितना बढ़िया वो आ रहा है। अब मुझे हर एक जगह दम का विचार, फ्लेम का विचार और सफरा का विचार, इनको मैं कर देता हूं। मैंने पांच पैथी एक साथ बांध दी सिर्फ विचार के आधार पे। अब आप विचार को अगर आत्मा से कनेक्ट करते हैं या नहीं करते, इससे ये प्रक्रिया का डिफरेंस आता है। तो अगर आपका मान्यता है कि ये प्रकृति से कनेक्टेड है, पुरुष से कनेक्टेड नहीं है, तो वो हम्म। आयुर्वेद का आधार हो गया। तभी आप कहते हो कि ये मैं ये वाली दवाई दूंगा इससे ये ठीक होगा, क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का आधार है। प्रकृति जो है वो इसका पोषण करती है, रोग की उत्पत्ति और उसका वो करती है, समन करती है। पर क्या आप आत्मा यानी पुरुष को भी कंसिडर करते हो, यस और नो? इस आधार पे आप प्रक्रियाओं को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर मैं मेरे शरीर के भीतर के आत्मा परमात्मा तत्व को जागृत करूंगा, तो मेरे भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी शुरू हो जाएगी और रोग का शमन ऑटोमेटिकली ये शरीर करना शुरू कर देगा। हम्म। ठीक है जी। जी। तो यहां से हम इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अब समझने में हमारे पास आगे आ गया, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन आयुर्वेदा इज डन बाय प्रकृति ऑफ द पेशेंट,
और उसके दोष को स्टडी करके वात पित्त कफ होता है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज डिपेंड्स ऑन त्रिदोषा, वात पित्त कफ। बाय इम्बैलेंस ऑफ दीज थ्री त्रिदोषा डिजीज अकर्स इन द बॉडी। These imbalances in the body dosha is due to lifestyle, diet and ये all that। अब मेनली जो जिसको ये लाइफस्टाइल कहते हैं, मैं उसको चिंतन मानता हूं कि कब आप सेल्फिश हो गए, कब आप सेल्फलेस हो गए। जितनी देर आप सेल्फलेस रहे उतनी देर आप उस ईश्वर की डोमेन से कनेक्टेड रहे, रोग नहीं आए। जैसे ही आप सेल्फिश हो गए, इमिडिएटली आपको रोगों ने आके पकड़ना शुरू कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है जी। डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज डिपेंड्स ऑन त्रिदोषा व्हिच आर वात पित्त कफ। बाय बैलेंस ऑफ त्रिदोषा डिजीज अकर्स इन द बॉडी। These imbalance in the body doshas is due to lifestyle, diet. Diagnosis is the important component for the treatment of disease. In Ayurveda, there are many techniques other than Nidan Pancha which are used for the diagnosis of disease. They are Nadi Pariksha, Dashvid Pariksha, Ashtvid Pariksha. But in this article, importance of Nidan Panchak is explained. So, मोटा मोटा जो है आयुर्वेद एक ऐसे पक्ष में गया जहां पर कि वो सिद्ध वैद्य वाली जो प्रक्रिया थी, जो कि मंत्र से चिकित्सा करता था, उसको किसी ने रिप्लेस कर दिया और फिजिकल प्रोसेस क्रिएट कर दिया। नाड़ी परीक्षा करना, दशविध परीक्षा करना। तो ये जो प्रक्रिया थी ये लेटर पार्ट पे डेवलप थी। तो प्रोसेस को जो है वो कॉजल बॉडी से हटाकर फिजिकल बॉडी पर जब डिफाइन करा गया, सो बाय स्ट्रक्चर सभी को वो प्रक्रियाओं पे फर्क आया। ये मतलब इसकी अलग अलग डेफिनेशन दे दी जो इसको हम कंसिडर करते हैं। तो हम इसको बोलते हैं डिजीज स्पेक्ट्रम में, निदान पंचक में, निदान कॉजेज फैक्टर विच कॉज डिजीज, कॉजेटिव फैक्टर एंड डायग्नोस्टिक फैक्टर। कारण प्राइमरी कॉज, कर्ता फैक्टर, हेतु कॉज, समा समुत्थान प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्रत्यय सेंस ऑफ फेथ। अब ये अलग अलग डेफिनेशन हो गई जिनके जो हम आयुर्वेद में देखते हैं, क्योंकि मैं ये टेक्स्ट तो वहीं से उठा रहा हूँ ना। तो वहां पर जैसे अभी निदान पंचक में टर्म्स फर्क थी, अब ये फर्क अलग तरीके से लिखा गया। एक जगह कारण कर्ता हेतु इस प्रकार से समझाया गया। ये उसके डिफरेंट अप्रोचेज हो गए। तो ये अब नया टॉपिक हमारा शुरू होगा नवग्रह वाला, तो ये हम कल करेंगे।